वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिए हैं कि अंतरिम बजट में किसानों को राहत पैकेज दिया जा सकता है। अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त मंत्री ने CNBC TV 18 के इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड कार्यक्रम में शिरकत करते हुए माना कि कृषि क्षेत्र कई चुनौतियों से जूझ रहा है और ये समझना होगा कि अंतरिम बजट में जो फैसले लिए गए हैं वो लोक लुभावन नहीं बल्कि वाजिब और जरूरी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलहाल वो बजट से जुड़े किसी फैसले के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर है कि आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र कई मुश्किलों से जूझ रहा है। Whether it's a situation like a natural calamity, or it's a situation like a drought, for instance, or it's a situation like a stress in a particular sector. Now, these are all areas which can't be considered any form of populist expenditure. Now, markets will never understand if you just act for the sake of populism. But if it is a larger interest because of a compelling situation that develops, I think that's a rational, logical thing which markets will also tend to understand. वित्त मंत्री ने CNBC TV 18 के इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड कार्यक्रम में विपक्ष पर भी जमकर हमला किया। अरुण जेटली ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन को अभी ये नहीं पता कि उनका नेता यूपी से होगा या बंगाल से या फिर दिल्ली के एक परिवार के। साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गठबंधन के लिए एक साथ आए नेताओं और पार्टियों को नवाब ऑफ नेगेटिविटी करार दिया और दावा किया कि 2014 की तरह जनता एक बार फिर बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व पर भरोसा करेगी। India, as I indicated to you earlier, is a highly aspirational, politically conscious society. And such societies never opt for a suicidal cause. They opt for a tried and tested established leadership. The Nawabs of negativity may come together, but that's not something where they are going to hold together and carry much credibility as far as the people are concerned. पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में हरियाणा की पंचकुला कोर्ट ने राम रहीम और उसके 3 सहयोगियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के ऐलान को देखते हुए कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिसमें हरियाणा पुलिस के साथ RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स को भी शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, पंचकुला में धारा 144 भी लगाई गई थी। जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं वो पूरी तरह से कर लिए गए हैं। जो जानकारी दी है आला अधिकारियों ने, करीब 1200 से भी ज्यादा जवान जो हैं वो लगाए गए हैं। विशेष कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि रेप के मामले में 20 साल की सजा खत्म होने के बाद राम रहीम की उम्र कैद की सजा शुरू होगी। अदालत के फैसले पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के घर वालों ने खुशी जाहिर की। प्रोसिक्यूशन ने कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड की थी, लेकिन न्यायपालिका ने आज आजीवन कारावास चारों अभियुक्तों को गुरमीत राम रहीम सहित सुनाया और मेरा ये मानना है कि सजा जो है वो सेटिस्फैक्टरी है। राम रहीम को सजा सुनाए जाने की खबर मिलते ही रोहतक में पत्रकारों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। लेकिन पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के घर वालों को इंसाफ के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। अक्टूबर 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि रामचंद्र छत्रपति ने राम रहीम के खिलाफ कुछ खबरें एक अखबार में छापी थी। हत्या के बाद रामचंद्र छत्रपति के घर वालों ने 2005 में हाई कोर्ट से CBI जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद CBI ने हत्याकांड में राम रहीम को मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट कोर्ट में दायर की। इस मामले में CBI ने राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह को अहम गवाह बनाया था। इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि उसने प्रहलाद बंदवार के हत्यारों की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक प्रहलाद बंदवार की हत्या मनीष बैरागी नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने ही की है। पुलिस का दावा है कि मनीष बैरागी सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को अपने नाम पर करवाना चाहता था, जिसे प्रहलाद बंदवार ने मना कर दिया और इसी रंजिश के चलते उसने प्रहलाद बंदवार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। करीब 6:55 बजे श्री प्रहलाद बंदवार जी, जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे मंदसौर के, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर पुलिस ने एकदम त्वरित कार्रवाई की है और हमने वो एविडेंस ढूंढ निकाले, जिससे चश्मदीद साक्षी भी हैं और स्पष्ट हो गया है कि प्रहलाद जी का करीबी ही मनीष पिता मोहनलाल बैरागी जो ने इस हत्या को अंजाम दिया है। मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, तो ये मान लिया जाए कि मरने वाले और मारने वाले दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और अभी तक क्या पता चल पाया है बैरागी का?
वाकई अभी तक मनीष बैरागी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जो अहम बात है इस मामले में, जो राजनीति बीती रात से हो रही थी और जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह, दोनों लोग निकल गए थे मंदसौर के लिए। और इस मामले में पूरी राजनीति, जिस तरह से आरोप ये लगाया गया था कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है कमलनाथ सरकार बनने के बाद खराब हो गई, तो कमलनाथ मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखकर जवाब भी दिया था। और जो सामने अब जो तथ्य आ रहे हैं, जो पुलिस दावे कर रही है और जो फेसबुक वॉल है जो प्रमुख आरोपी है उस मनीष की, उसके आधार पर पुलिस का कहना है कि वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। और तमाम तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जिनमें वो बीजेपी की रैलियों में या बीजेपी के बाकायदा झंडा और स्कार्फ लगा के दिख रहा है। तो ये बात अभी फिलहाल एक बात सामने हो गई है कि कोई पॉलिटिकल रंजिश ऐसी तो अलग अलग पार्टियों की, कांग्रेस बीजेपी की नहीं थी, ये पॉलिटिकल हत्या नहीं थी। और प्रारंभिक जाँच में जमीन का नामांतरण इस घटना की प्रमुख वजह बताया जा रहा है। मनीष बैरागी की पुलिस तलाश कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। आवारा पशुओं से परेशान लोगों का हंगामा। यूपी में अयोध्या के रदौली इलाके में आवारा पशुओं से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया और आवारा पशुओं को एक प्राइमरी स्कूल में ले जाकर बंद कर दिया। राजस्थान के जयपुर में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुंबई के घाटकोपर में एक ट्रक की बाइक से टक्कर में 7 साल के बच्चे समेत 2 की मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के दानापुर में बीच सड़क पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को मशीन की मदद से गिरा दिया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के वसई में स्कूटर से जा रही एक महिला का गाड़ी से टक्कर के बाद गिरने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और जनरल सेक्रेटरी बीके हरिप्रसाद एक सभा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दे गए। बीके हरिप्रसाद ने अमित शाह की बीमारी को कर्नाटक की राजनीति से जोड़ दिया और दावा किया कि कर्नाटक में राजनीतिक संकट खड़ा करने की वजह से ही अमित शाह बीमार हुए। अमित शाह ಅವರು ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡವಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ। इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग की। तुरंत राहुल जी को इसके ऊपर क्षमा याचना करनी चाहिए और जनता सब देख रही है, जनता जवाब देगी। हालांकि कांग्रेस ने बीके हरिप्रसाद के इस विवादित बयान से किनारा कर लिया। कोई भी नेतागण हो, रविशंकर जी हो या फिर अमित शाह जी हो या अरुण जेटली जी हो, हम जल्द से जल्द वो स्वस्थ लौटे और फिर हम विचारों की लड़ाई लड़ते रहें। चुनाव सामने है, उसकी हम मनोकामना करते हैं। मुंबई पुलिस ने फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के नाम पर फर्जी तरीके से चल रहे कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में शामिल लोग अब तक 100 करोड़ रुपए के आसपास की ठगी कर चुके हैं। ये फर्जी कॉल सेंटर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के कारोबार के नाम पर लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने ब्रिटेन की कंपनी alpari.com की हूबहू नकल कर फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से फर्जी निवेश करवाते थे और बाद में घाटा बताकर करोड़ों रुपए हजम कर जाते थे। पुलिस ने इस मामले में कॉल सेंटर के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने एक इनलीगल फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। मुंबई के अंधेरी इलाके में द सुमित बिजनेस पार्क की 6वीं मंजिल से ये कॉल सेंटर पिछले 1.5 सालों से ऑपरेट हो रहा था, जहां से सीधे फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के नाम पर जो है एक फर्जी कंपनी तैयार की गई हुई थी। अलपरी जो कंपनी बनाई गई थी उसका एक डुप्लीकेट वर्जन बनाकर जो है वेबसाइट पर दिखाया गया हुआ था और लोगों के करोड़ों रुपए जो है इसमें इन्वेस्ट किए गए थे, जिनके जरिए उन्हें एक बड़ा मुनाफा देने के नाम पर जो है पूरा काला कारोबार चल रहा था, जिसका कॉल सेंटर इस बिजनेस पार्क की 6वीं मंजिल पर था। कई लोगों के करोड़ों रुपए इसमें जो है वो इन्वेस्ट कराए गए हुए थे और निश्चित तौर पर अभी तक जो 250 अकाउंट्स मिले हैं उसमें साफ तौर पे ये पता चलता है कि $700 के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो है करोड़ों रुपए लोगों से गबन किया जाता था और महीने की कमाई जो है वो तकरीबन 50 से 60 करोड़ के आसपास होती थी और पिछले 1.5 सालों से ये काला कारोबार चल रहा था। अमेरिका के मिनेसोटा में एक सड़क पर चल रही कार से 2 साल की एक बच्ची नीचे गिरी। इस हादसे के वक्त कार को बच्ची की मां चला रही थी।
जिसके ठीक पीछे चल रही एक कार सड़क पर गिरी हुई बच्ची के सामने आ गई। इससे पहले दोनों कारें थोड़ी दूरी पर चलती नजर आईं। महिला की कार आगे थी और दूसरी कार उसके पीछे, जिसमें लगे कैमरे में ये घटना रिकॉर्ड हो रही थी। कुछ ही दूर जाने पर महिला की कार दाईं ओर मुड़ी। तेजी से मुड़ने की वजह से उसकी 2 साल की बच्ची नीचे गिर गई। उसके गिरने के बाद पीछे से आ रही कार और बच्ची के बीच कुछ ही फासला रह गया। बच्ची को सड़क पर देख कार रुक गई और उसमें बैठा आदमी नीचे उतरा। तब तक महिला एक सिग्नल पार करते हुए अपनी कार लेकर दूर जा चुकी थी। दूसरी कार के ड्राइवर ने बच्ची को सड़क से उठाया और उसे पुलिस को सौंप दिया। It appeared that, she left her car running and all of that. She just basically runs back to the incident location to try to locate her child. बच्चों को बेल्ट की मदद से बांधने वाली सीट पर बैठे होने की वजह से बच्ची को चोटें नहीं आई। पुलिस ने जानकारी दी कि लापरवाही के लिए बच्ची की मां के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। पटना में बेखौफ बदमाशों ने इस बार बैंक को अपना निशाना बनाया है। पटना के राजीव नगर में बदमाशों ने बंधन बैंक से 7 लाख रुपए लूट लिए। हथियारों के साथ बैंक में घुसे बदमाशों ने पहले कर्मचारियों पर काबू पाया और फिर 7 लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल सीसीटीवी के सहारे बदमाशों की गिरफ्तारी में जुट गई है। लेकिन पटना में लगातार बढ़ रहे अपराध ने एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ पर पैसा इन लोगों के पास जो जमा था, जिसकी जो लगभग 7 लाख के करीब है, उसको लूट करके ले गए हैं। इसमें सिटी एसपी जो है मध्य, उनके नेतृत्व में एक टीम जो है गठित हो गई है और आगे हम लोग कार्रवाई। अमित शाह को अस्पताल से 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। बीजेपी ने बताया कि स्वाइन फ्लू की वजह से दिल्ली के एम्स में भर्ती पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की तबीयत में सुधार के बाद उन्हें 1-2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। दिल्ली के बादली में जम्मू कश्मीर दुरंतो एक्सप्रेस के 2 एसी कोच में हथियार दिखाकर कुछ लोगों ने यात्रियों से लूटपाट की। बिहार के नालंदा में कुछ लोगों पर चोरी के आरोप में पीट कर एक आदमी की हत्या करने का इल्जाम लगा, जबकि 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की रीता बर्नवाल, आदित्य ममजई और बिमल पटेल को प्रशासन के अहम पदों के लिए नॉमिनेट किया। सिंगापुर में एक इस्लामी धर्मगुरु समेत 2 लोगों पर हिंसा को बढ़ावा देने वाली शिक्षा देने के आरोप में कार्रवाई करते हुए उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई। तेलंगाना विधानसभा में जीतकर आए नए विधायकों को शपथ दिलवाई गई। सांस लेने में हो रही तकलीफ के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। एनसीपी नेता और मराठी फिल्म निर्माता सदानंद लाड का मुंबई में संदिग्ध हालात में शव मिलने के बाद खुदकुशी की आशंका जताई गई। मेलबर्न में शुक्रवार को भारत के साथ होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एडम जैम्पर और बिली स्टैनलेक को टीम में शामिल कर लिया। जयपुर में अब सामुदायिक भवनों में आयोजित होने वाली शादी या किसी दूसरे कार्यक्रम में मांस और शराब का सेवन नहीं किया जा सकेगा। जयपुर नगर निगम ने एक आदेश जारी करते हुए सामुदायिक भवनों में आयोजित कार्यक्रमों में मांस खाने और शराब परोसने पर रोक लगा दी है। नगर निगम में बीजेपी का बहुमत है, लिहाजा इस फैसले के बाद जयपुर में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। जयपुर के महापौर के मुताबिक सामुदायिक भवनों में मांस और शराब परोसे जाने से गंदगी फैलती थी, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये फैसला राजनीति की वजह से लिया गया है। आम जनता की शिकायत आ रही थी कि सब सामुदायिक केंद्रों में जो आयोजन होते हैं उसमें मांस, मदिरा इत्यादि का वो प्रयोग होता है, और जिससे कि आयोजन के बाद भी उसके जो मांस के और अवशेष बच जाते थे, उनको आवारा जो पशु आसपास के क्षेत्र में फैला के गंदगी फैलाते रहते थे और न्यूसेंस रहता था। इसलिए हमारी कमेटी में ये प्रस्ताव रखकर ये पास किया गया। खान पान की, वेशभूषा की, भाषा की, रहन सहन की विविधता है और ये डाइवर्सिटी जो है उसको हम चेरिश भी करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ऊपर से नीचे तक भाजपा के जो लोग हैं सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ ऐसे निर्णय कर लेते हैं जिससे भेदभाव लिखे वर्गों के प्रति और वो सुर्खियों में बने रहे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा समेत कई शहरों में जांच एजेंसी एनआईए ने 26 जनवरी से पहले एक बार फिर छापेमारी। एनआईए आतंकी संगठन आईएसआईएस के नए मॉड्यूल को खंगालने में जुटी है, जिसके तार अब उत्तर प्रदेश से पंजाब तक पहुंच चुके हैं। पिछले साल 26 दिसंबर को, यानी पिछले दिसंबर को एनआईए ने इस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था और तब से लेकर अब तक एनआईए कई बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में दबिश दे चुकी है। उसने एक बार फिर अमरोहा में छापा मारा। एक के पीछे एक कई गाड़ियां बांसखेड़ी गांव की तरफ जाती हुई दिखी। एनआईए की टीम पिछले महीने गिरफ्तार हुए मोहम्मद गुफरान नाम के संदिग्ध के पिता के घर पहुंची।
गुफरान जहां अनाज पीसने का काम करता था, वो चक्की बंद पड़ी थी। छापेमारी की खबर सुनकर इलाके के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। जानकारी मिली कि काफी देर तक संदिग्ध गुफरान के पिता से पूछताछ हुई। वो लड़का इसी चक्की पे नाजवाज पीसाई का काम करता है, लेकिन पढ़ा हुआ मौलवी है वो। ये उसकी गलती है, समझ लो कि मौलवी होने के नाते कि इतना बड़ा NIA की टीम उसको छानबीन कर रही। अमरोहा के एक दूसरे गांव में भी NIA ने छापा मारा। पूरी टीम एक मकान के अंदर थी जहां कुछ लोगों से पूछताछ हुई। 26 दिसंबर के बाद से अमरोहा में NIA की टीम चौथी बार पहुंची है। लेकिन अमरोहा में हुई इस बार की कार्रवाई में NIA ने सिर्फ पूछताछ की, किसी को भी हिरासत में नहीं लिया। हालांकि हापुड़ में NIA की कार्रवाई देर तक चली क्योंकि वहां से 3 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया, जो हापुड़ के अड़सैनी और बदरखा गांव से पकड़े गए। इन्हें पास के ही एक पुलिस थाने लाया गया जहां इनसे घंटों पूछताछ की गई। हिरासत में लिए गए एक संदिग्ध के घर को NIA ने काफी देर तक खंगाला। घर में रखा सामान बिखरा हुआ था, कई रजिस्टर अपनी जगह पर नहीं थे, एक संदूक भी खुला हुआ था, फ्रिज खोलकर भी तलाशी ली गई थी। कमरे में जो खाट पड़ी थी उस पर रखा सामान भी बिखरा हुआ था। खबर है कि तलाशी में जो चीजें मिली उन्हीं के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। NIA को शक है कि उसका कनेक्शन ISIS के आतंकी मॉड्यूल से हो सकता है, जिसकी वजह से उससे काफी देर तक पूछताछ हुई। उसके साथ 2 और लोगों को NIA ने पूछताछ के लिए पुलिस थाने में रखा। अमरोहा और हापुड़ के अलावा बुलंदशहर के कलोली गांव में भी NIA की टीम जांच के लिए पहुंची, जहां मोहम्मद हबीब नाम के संदिग्ध के घर पर छापा मारा गया। NIA जब संदिग्ध को पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर रवाना हो गई तो उसके घर के बाहर इलाके के लोग इकट्ठा हो गए। गांव के प्रधान ने संदिग्ध को हिरासत में लेने की जानकारी दी। कोई बात नहीं करी, इंस्पेक्टर देहात से मेरी बात हुई थी जी, ये NIA की टीम है और दिल्ली से आई हुई है और ये हबीब को लेके। खबर है कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध पिछले 25 साल से सऊदी अरब में था और कुछ ही समय पहले अपने घर लौटा था। उसके पासपोर्ट की खींची गई एक तस्वीर भी सामने आई जिससे पता चला कि वो बरेली का रहने वाला है और अब NIA ने उसे अपनी हिरासत में ले रखा है। NIA की इस बार की छापेमारी भी 26 जनवरी से जोड़कर देखी जा रही है। खबर है कि 26 दिसंबर और उसके बाद जब हमले की साजिश रच रहे संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था तो NIA उनके कुछ साथियों से दूर रह गई। इस वजह से 26 जनवरी पर आतंकी हमले की साजिश पूरी तरह नाकाम नहीं हुई थी। दावा है कि इस साजिश को नाकाम करने के लिए ही दोबारा से छापेमारी हुई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इस बार हुई कार्रवाई में NIA ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में 7 ठिकानों पर छापा मारा, जिनमें उत्तर प्रदेश में 6 जगहों बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, रामपुर और मुरादाबाद में छापा मारा गया। जबकि पहली बार ISIS के इस नए मॉडल के तार पंजाब तक पहुंच गए। पंजाब के लुधियाना में NIA ने छापा मारकर एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। हालांकि NIA की इस कार्रवाई से मेरठ का एक गांव काफी डरा हुआ है क्योंकि 26 दिसंबर के बाद से NIA की टीम उस गांव में 6 बार छापा मार चुकी है। 26 दिसंबर को जब पुलिस ने ISIS के नए मॉड्यूल हरकतुल हर्ब इस्लाम का पर्दाफाश किया था तब कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त ये खबर भी सामने आई थी कि इन संदिग्धों के निशाने पर दिल्ली में RSS का मुख्यालय भी था। हरिद्वार में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। हादसा NH 58 पर हुआ, लेकिन राहत की बात ये रही कि आग लगते ही उसमें सवार लोग गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। सड़क पर अचानक इस तरह धूं कर जलती कार से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फ्रांस के लियों की एक यूनिवर्सिटी में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके की चपेट में आने से 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जो यूनिवर्सिटी की इमारत की ऊपरी मंजिल पर हुए धमाके की चपेट में आ गए। ये धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक इसकी आवाज सुनी गई और आग की लपटें उठती देखी गईं। इस धमाके से पहले इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर भीषण आग लगी थी, जिसकी वजह से इमारत के ऊपर धुआं उठता नजर आया। यूनिवर्सिटी की इमारत में धमाके से अफरा तफरी मच गई। D'une hypothèse d'un accident au cours des travaux. Donc un accident qui a causé un incendie. Les pompiers sont appelés, à ce moment-là, se déplacent et quasiment au moment de leur arrivée. दावा किया गया कि ये धमाका गैस की एक बोतल से हुआ। आग लगने के बाद यूनिवर्सिटी समेत आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया। अमेरिका ने उत्तर कोरिया और ईरान की ओर से मिसाइल हमले के संभावित खतरे से बचाव के लिए नई मिसाइल रक्षा प्रणाली पेश की है। इसमें चीन और रूस के विकसित किए जा रहे आधुनिक हथियार प्रणाली का जवाब देने के लिए तंत्र भी शामिल है। नई रक्षा प्रणाली में अंतरिक्ष में एक ऐसे मिसाइल सुरक्षा तंत्र विकसित करने पर बल दिया गया है जो किसी दुश्मन देश के मिसाइल छोड़े जाने से पहले या छोड़े जाने के तुरंत बाद ही उसे रोक सके।
रक्षा प्रणाली पेश करते वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं से किसी भी समय किसी भी स्थान से अमेरिका की ओर दागी गई मिसाइल को ट्रैक करके हम उसे नष्ट कर देंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में लाने का ऐलान कर दिया। मायावती के जन्मदिन के बाद से ही आकाश को उनका उत्तराधिकारी बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन अटकलों को जातिवादी साजिश करार दिया। मेरे नौजवान भतीजे श्री आकाश को भी इसमें जानबूझकर घसीटने का प्रयास मुझे इस बात पर मजबूर करता है कि मैं इस संबंध में जरूर कुछ आगे सोचूं। लगे हाथ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में लाने का ऐलान भी कर दिया। अब मैं आगे अवश्य ही श्री आकाश को बीएसपी मूवमेंट से जोड़कर व उसे संघर्ष से जोड़ने एवं उससे सीखने का अवसर जरूर प्रदान करूंगी। मायावती के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में आकाश आनंद हर वक्त उनके साथ मौजूद थे। तमिलनाडु के मदुरई में 15 जनवरी से शुरू हुए जल्लीकट्टू खेल में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन परंपरा के नाम पर यह जानलेवा खेल लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिर से शुरू हुए इस खेल पर प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि ये खेल खतरे से खाली नहीं है। मदुरई में तीसरे दिन भी जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ। इसमें कई लोग घायल हुए। बैलों पर काबू पाने के लिए गुलाबी टी शर्ट में एक टीम मैदान में उतरी। पहली कोशिश में ये टीम नाकाम रही। एक बैल पर कुछ लोग कूद पड़े, लेकिन वो कई लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गया। जो आदमी उस पर लटका था, बैल ने उछलकर उसे भी गिरा दिया। इसके बाद कई और बैलों को अंदर से छोड़ा गया। बैलों से कुचले जाने के बाद भी कई लोग खड़े हो गए और दूसरे बैल के बाहर आने का इंतजार करने लगे। वो बैल जैसे ही बाहर निकला, सब के सब उस पर टूट पड़े। कुछ लोग पीछे भी हट गए। 2 ही आदमी उस बैल को पकड़ने में कामयाब रहे। वो उस पर लटके हुए थे और बैल लगातार उछलकर उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा था। बेजुबानों के साथ खेले जा रहे इस जानलेवा खेल को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे थे, जिसकी वजह से पुलिस की तरफ से भी कई कड़े बंदोबस्त किए गए। जल्लीकट्टू में घायल होने वाले खिलाड़ियों की मदद के लिए आईटीबीपी फोर्स ने भी मेडिकल कैंप लगाया था और कुछ जवानों को मैदान में ही तैनात किया गया, जिनका काम घायलों को मेडिकल कैंप तक ले जाना था। लेकिन लोग लगातार बैलों पर काबू पाने में जुटे थे। एक आदमी को तो काफी चोट आई। उसे तुरंत वहां लगाए गए एक मेडिकल कैंप में लाया गया। इस आदमी की पीठ के ऊपर बैल चढ़ गया था, जिसकी वजह से वो दर्द से तड़प रहा था। उसकी खराब हालत को देखते हुए उसे स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया। जानकारी मिली कि जल्लीकट्टू के खेल के दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूपी के बरेली में एक महिला ने बैंक के बाहर कुछ लोगों के साथ मिलकर एक आदमी की जमकर पिटाई की। महिला ने आरोप लगाया कि बैंक की कैश वैन चलाने वाले इस आदमी ने उसे टक्कर मार दी और वहां से भाग निकला। हादसे के बाद महिला ने कुछ लोगों को वहां बुला लिया, जिसके बाद इन लोगों ने बैंक के बाहर आदमी के साथ जमकर मारपीट की और उसके साथ धक्का मुक्की करते भी नजर आए। बैंक के बाहर हो रहे हंगामे को देखकर वहां लोग जमा हो गए, जिन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन महिला पर गुस्सा इस कदर हावी था कि वो आदमी को बाहर की तरफ सड़क पर धकेलने लगी। आदमी को सड़क पर धकेलने के बाद उसके साथ मौजूद लोग उसे पीटते दिखाई दिए। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बाद ड्राइवर ने टक्कर को मामूली बताते हुए महिला पर गलत तरीके से बात करने का आरोप लगा दिया। बदतमीजी से बोलने लगी। हमने वहाँ रोकी भी थी, लेकिन फिर वो गलामान पकड़ लिया। लोगों को लेके आओ, यहाँ पर अंदर घुस के मारपीट करने लगी। बैंक के बाहर हो रहे हंगामे को शांत कराने के बाद पुलिस महिला और ड्राइवर को अपने साथ गाड़ी में थाने ले गई और मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी, एसपी और आरएलडी के बीच पश्चिमी यूपी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीएसपी, एसपी और आरएलडी के बीच पश्चिम यूपी की 22 लोकसभा सीटों पर सहमति बनी है, जिनमें बीएसपी पश्चिमी यूपी की 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 8 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं। वहीं 3 सीटें आरएलडी को मिली हैं इस खाते में, जिनमें बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा शामिल हैं, जबकि हाथरस की सीट पर एसपी के चुनाव चिन्ह पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। कार पर डंपर गिरने से एक की मौत। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर मिट्टी से लदा हुआ डंपर कार पर गिर गया, जिसमें कार चला रहे आदमी की मौत हो गई। झारखंड के गढ़वा में लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
झारखंड के जमशेदपुर में एक जमीन व्यवसायी का शव बाराबंकी के जंगल में मिलने के बाद पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने के बाद पकड़ा गया, जबकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। यूपी के आगरा में बस की टक्कर से ऑटो सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कारोबारी साल की तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया और इन नतीजों के साथ ही RIL देश की ऐसी पहली निजी कंपनी बन गई जिसने एक तिमाही में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया। 2018 में अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में RIL का मुनाफा करीब 8% बढ़कर 10,000 करोड़ के पार चला गया, जबकि इससे पिछली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 9,500 करोड़ के करीब रहा था। तीसरी तिमाही में RIL की आय भी 9% से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार चली गई, जबकि इससे पिछली तिमाही में RIL की आय 1,43 लाख रुपए 1,43 करोड़ रुपए थी। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टेलीकॉम कंपनी जियो ने भी जबरदस्त मुनाफा कमाया। पिछली तिमाही के मुकाबले जियो का मुनाफा 22% से ज्यादा बढ़कर 831 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान रिलायंस जियो की आय करीब 12% बढ़कर 10,000 करोड़ के पार चली गई। जर्मनी में वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन जानवर की चाल को समझने के लिए उसके जैसे दिखने वाले एक रोबोट का इस्तेमाल किया। कंप्यूटर मॉडल और दूसरे तरीकों से उसकी चाल न समझ पाने के बाद वैज्ञानिकों ने उसके जैसा रोबोट तैयार किया, ताकि उसकी चाल को देखकर पृथ्वी पर करीब 29 करोड़ साल पहले रहने वाले प्राचीन जानवर ओरोबाचिस के चलने का अंदाज समझा जा सके। उसके नाम पर ही वैज्ञानिकों ने इस रोबोट का नाम ओरोबॉट रखा है। रोबोट के चलने का एक कंप्यूटर मॉडल भी तैयार किया गया। उससे ही ये समझा जा सका कि ओरोबाचिस अपने पैरों का इस्तेमाल कैसे करता था। Eines der Grundprobleme in der Paläontologie oder wenn man versucht zu verstehen, wie Tiere sich früher bewegt haben, ist, dass man Hypothesen, die man entwickelt, nicht testen kann. इससे पहले वैज्ञानिकों ने जर्मनी में मिले ओरोबाचिस के एक फॉसिल की 3D पड़ताल की। उसकी मदद से एक कंप्यूटर मॉडल भी तैयार किया और उसे कंप्यूटर पर चलाकर भी देखा। इसके बाद भी सही नतीजे नहीं मिले। तब कई तरह की छिपकलियों और एक मछली की चाल को देख समझा गया। फिर प्राचीन जानवर की चाल पर ग्रेविटी के असर को समझने के लिए उसके जैसा रोबोट बनाने का फैसला किया गया, ताकि रोबोट की चाल से पता चल सके कि वो कैसे चलता था। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। दरअसल बदमाश एक महिला का पर्स छीनकर भाग रहे थे और इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस ने बदमाश के पास से लूट के 25,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। तो पुलिस पर उन्होंने फायर कर दिया। जवाबी फायर में जब चौकी प्रभारी द्वारा फायर किया गया तो वो बाइक से गिर गए और एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई, दूसरा व्यक्ति भागने में कामयाब रहा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध खनन की शिकायत पर जांच के लिए एक गांव पहुंची वन विभाग की टीम को कुछ लोगों ने पीट दिया। मारपीट उन्हीं लोगों ने की जिनके खिलाफ अवैध खनन की शिकायत हुई थी। और इसी शिकायत पर वन विभाग की टीम हल्द्वानी के एक गांव पहुंची थी। जिनके खिलाफ शिकायत थी उन लड़कों से पूछताछ की जानी थी, लेकिन इससे पहले कि ये सब होता, कुछ लड़कों ने वन विभाग की गाड़ी पर हमला कर दिया। इसके बाद एक लड़का गाड़ी की खिड़की पर लटक गया और वन विभाग के अधिकारी को पकड़ लिया। पीछे से एक लड़के ने तो उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। मारपीट के बीच एक बुजुर्ग महिला ने वन विभाग की टीम को किसी तरह बचा लिया। इसके बाद मारपीट करने वाले लड़के रुक भी गए, लेकिन इसके बाद भी काफी देर तक वन विभाग की टीम को वहां बंधक बनाकर रखा गया। वो जैसे ही उन लड़कों के चंगुल से छूटे, सीधे पुलिस के पास पहुंच गए, जहां उन्होंने मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। नेटवर्क 18 का एक नया अखबार जल्द ही बाजार में आएगा। टीवी 18 के इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स के दौरान साप्ताहिक अखबार फर्स्ट पोस्ट लॉन्च किया गया। ये एक साप्ताहिक अखबार होगा जो हर शनिवार को प्रकाशित होगा। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर अखबार का पहला एडिशन दिल्ली और मुंबई के बाजार में आएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु और जयंत सिन्हा के अलावा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस दौरान मौजूद रहे। चारों मंत्रियों ने नेटवर्क 18 के अखबार फर्स्ट पोस्ट को लॉन्च किया। फर्स्ट पोस्ट
पिछले कुछ सालों से खबरों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है, जिसे अब अखबार की शक्ल दी गई है। संसद में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का विरोध करने वाली आरजेडी के अंदर ही मतभेद दिखने लगा। इस मुद्दे पर आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बयान ने पार्टी के बदले स्टैंड का संकेत दिया और पार्टी के मुखिया लालू यादव को गरीब सवर्णों के आरक्षण का समर्थक करार दिया। लालू प्रसाद ने बयान दे दिया, साफ पिक्चर बता दिया लोगों को कि राष्ट्रीय जनता दल सवर्ण के खिलाफ नहीं है। उनका जो आरक्षण हुआ उसमें जो पेच पाँच है कि वो जुमला है, उसका खिलाफ है राजद। लेकिन लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसे गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण मानने को तैयार नहीं। ये जो 10% दिया गया है, ये कौन से बेस पे दिया गया? क्या इसके सर्वेस हुए हैं? क्या इसका कोई आयोग बना है? तो ये बात हम सब लोगों को समझने की जरूरत है कि ये झुनझुना थमाने का काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस बयानबाजी को चुनावी स्टंट करार देते हुए आरजेडी में मतभेद पर चुटकी ली। यू टर्न और कोई टर्न नहीं, अब तो जो तीर निकल चुका है, जो मैसेज जाना था चला गया। ये यही लोग हैं जो कहते हैं भूरा बाल साफ करो। इसलिए देखिए अब तो राष्ट्रीय जनता दल अपना मुंह बचा रही है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में एसएआई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिल्ली के दफ्तर पर छापेमारी के बाद एसएआई के निदेशक एसके शर्मा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों पर मनदीप आहूजा नाम के व्यक्ति का बिल पास करवाने की एवज में 3% कमीशन मांगने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मनदीप आहूजा का 19 लाख का बिल था, जिसे पास करने के लिए कमीशन की मांग की जा रही थी। सीबीआई ने मनदीप आहूजा को भी गिरफ्तार कर लिया है। खेलों से या किसी भी विभाग से हर तरह का करप्शन खत्म हो, ऐसी हमारी चेष्टा रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी। वी वांट टू फ्री स्पोर्ट्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ करप्शन, और फॉर दैट मैटर एनी मिनिस्ट्री फॉर एनी सॉर्ट ऑफ करप्शन, एंड वी आर कमिटेड टू वर्किंग एंड मेकिंग आवर सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। मुंबई में डांस बार एक बार फिर पहले की तरह गुलजार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार चलाने के नियम कायदों में काफी ढील दे दी, जिनके तहत ही अब डांस बार चलेंगे। कड़ी शर्तों की वजह से 2005 से ही डांस बार या तो बंद पड़े हैं या फिर उनकी हालत खस्ता है। लेकिन ताजा फैसले को डांस बार मालिकों के लिए राहत की तरह देखा जा रहा है। और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो उससे कितना आप लोग सहमत हैं? रिस्ट्रिक्शंस ठीक हैं, थोड़े बहुत जरूरी भी हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को नए सिरे से डांस बार मालिकों को लाइसेंस देने होंगे। कोर्ट ने देखिए कुछ कंडीशंस अपील की है और कुछ कंडीशंस डाइल्यूट की है। जो डांस बार ओनर कंडीशंस कंप्लाई करेगा उसे हम लाइसेंस देंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से डांस बार मालिक और डांस बार में आने वाले लोग बेहद खुश हैं। हम स्वागत करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका। कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो लिए हैं उसको हम अपने वकीलों के साथ में बैठ के रिव्यू करवाएंगे। उसका हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ में हम लोग का फ्रीडम है। महाराष्ट्र सरकार के सख्त कानून की वजह से डांस बार से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 महीने में मुंबई में फिर से डांस बार खुलेंगे। कोर्ट के ताजा फैसले के मुताबिक डांस बार में डांसर पर पैसे लुटाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि लोग टिप दे सकते हैं। कोर्ट ने डांस बार को 11:30 बजे रात तक ही खोलने की मंजूरी दी है, जबकि डांस बार मालिक 1:30 बजे रात तक डांस बार खोलने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि डांसर और मालिक के बीच वेतन तय करने का अधिकार सरकार को नहीं है, बल्कि ये मालिक और डांसर के बीच आपसी कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। वहीं किसी धार्मिक स्थल से 1 किलोमीटर के फासले पर डांस बार खोलने की शर्त को भी कोर्ट ने रद्द कर दी। इतना ही नहीं, प्राइवेसी का हवाला देते हुए डांस बार में सीसीटीवी लगाने की शर्त को भी कोर्ट ने खत्म कर दिया। साथ ही बार डांसर के नाचने की जगह और लोगों के बैठने की जगह के बीच दीवार की शर्त भी अदालत ने हटा दी। डांस बार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के साथ ही इस मुद्दे पर नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई। कई सियासी दलों ने कोर्ट के इस फैसले पर ऐतराज जताया, जिनमें सत्ताधारी बीजेपी भी शामिल। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विनोद तावडे ने फैसले को बड़ी बेंच में चुनौती देने के संकेत दिए। जजमेंट की कॉपी आने के बाद हम अध्ययन करेंगे
और आवश्यकता के अनुसार उसको लार्जर बेंच के पास जाना है तो वो भी करेंगे। लेकिन ताजा फैसले के बहाने एनसीपी ने फडणवीस सरकार और डांस बार मालिकों के बीच मिलीभगत का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी और डांस बार मालिक एसोसिएशन की मिलीभगत, न्यायालय में ढंग से बातों को रखना नहीं और एक षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र में डांस बार कल्चर को पुनर्जीवित करने का काम किया गया। हालांकि एनसीपी की करीबी कांग्रेस ने इस मसले पर राज्य सरकार को अदालत के फैसले पर अमल की नसीहत दी। मैं उम्मीद करती हूं अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का वर्डिक्ट दिया है तो अब सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, राज्य सरकार की, कि इस नियम का पालन हो। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक मंदिर में पूजा की। कंगना रनौत अपने परिवार के धार्मिक समारोह में हिस्सा लेने पहुंची थी, जिसके लिए वो मंदिर भी गईं और हवन में हिस्सा लिया। इस दौरान कंगना ने पूरी विधि विधान के साथ पूजा पाठ की। हवन करने के बाद कंगना वहां मौजूद दूसरी महिलाओं के साथ नाचती भी दिखाई दी। मंदिर में पूजा के बाद कंगना ने वहां पहुंचे लोगों के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। इस दौरान कंगना रनौत ने उनके राजनीति में आने के सवाल का भी जवाब दिया। अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं राजनीति में आऊं। हवन खत्म होने के बाद मंदिर के पुजारी ने कंगना को सम्मानित भी किया। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की तारीफ की और पीएम ने एनडीए सरकार के मजबूत इरादों को इस बिल के पास होने की वजह बताया और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करने वालों को करारा जवाब दिया। सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की मांग तो दशकों से चल रही थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती थी वो करने की हिम्मत इनमें नहीं थी। लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार ने ये इच्छा शक्ति दिखाई, हमें करके दिखाया। मोटापे से परेशान लोगों को एक खास किस्म की मिट्टी खाने से वजन घटाने में मदद मिल सकती है। ये दावा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के एक रिसर्च में किया गया। को तबाह अमेरिका के कोहरे की वजह से एक हाईवे पर 19 गाड़ियों की टक्कर में 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के साथ टकराव को लेकर सुर्खियों में रहे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना। इतना ही नहीं, इन सभी अधिकारियों का कार्यकाल भी घटा दिया गया। राकेश अस्थाना को सिविल एविएशन जबकि एके सीआरपीएफ में भेजा गया है। इसके अलावा एसपी रैंक के अधिकारी जैन जेक और डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा का भी तबादला कर दिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार ने सीबीआई की खराब हो रही छवि को साफ करने के लिए ये कदम उठाए हैं।